हाय विद्यार्थियों, आई एम अरुण फ्रॉम विजनरी स्टडी। अब विजनरी के सुदर्शन बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ से एक और अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो जीव विज्ञान की यहाँ से शुरुआत करते हैं और इसी के लिए हमने इनवाइट किया रजन सर को। आप इनके साथ जुड़िए और अपने बोर्ड के नंबर को और ज्यादा बूस्ट करिए और अपना बोर्ड के रिजल्ट में अपना परचम लगाइए। तो सर आइए, आपका स्वागत है। हाय सर। हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मैं आपका साइंस टीचर राजेश शुक्ला विजनरी स्टडी हब के सुदर्शन बैच में आपका स्वागत करता हूं। और आपकी परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षाओं की तैयारी को और बेहतर ढंग से तैयार करने के लिए आपके साथ जुड़ गया हूं। चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से। प्यारे बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं बायोलॉजी का पहला लेसन जैव प्रक्रम, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लगभग क्वेश्चन इसी से उठते हैं। नाम है पाठ का, क्या नाम है? जैव प्रक्रम। लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम है क्या? जीवधारियों द्वारा पृथ्वी पर जीवधारियों द्वारा पृथ्वी पर अपने जीवन को चलाने के लिए की जाने वाली आधारभूत क्रियाएं क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती है। यानी जीव इस शरीर इस संसार में कैसे चल है, वो अपनी क्रियाओं को कैसे संपन्न कराता है, उसके लिए जो क्रिया करने की जाने वाली है उसी को बोलते हैं प्रक्रम। प्रक्रम तक होने वाली क्रियाएं, यानी हमारे शरीर को, हमारे जीव को, किसी भी जीव को चलाने के लिए जो संसार में घटनाएं घटित हो रही है उन्हीं को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम में सबसे पहला भाग क्या है जैव प्रक्रम का? पोषण। भाई जब तक हम लोग जिंदा ऊर्जा नहीं लेंगे तब तक जिंदा ही नहीं रहेंगे, और जिंदा नहीं रहेंगे तो और कोई क्रिया कर ही नहीं सकते हैं। हमको कोई भी क्रिया करनी होगी, सबसे पहले जिंदा रहना होगा। जिंदा रहने के लिए हमको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा किससे मिलेगी? पोषण से मिलेगी। दूसरा भाग क्या है? श्वसन। तीसरा भाग क्या है? परिवहन। चौथा भाग क्या है? उत्सर्जन। फिर क्या है? नियंत्रण, समन्वय, वृद्धि, गति, जनन। ये समस्त जो भी लक्षण है ये जीवधारियों के ही लक्षण है। जो भी जीव होगा इन सभी क्रियाओं को करेगा। पहला ही भाग है क्या? पोषण। अब हम लोग चलते हैं पोषण से क्या होता है। जैसे हम कोई जीव है, जीव में गति करने के लिए हमको दौड़ना है, हमको साइकिल चलाना, हमको कोई भी काम करना है, उसके लिए हमको ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा किससे मिलेगी? और ऊर्जा मिलेगी हमको पोषण से। हमको क्या करना है? श्वसन। अब जीवन के लिए क्या जरूरी है? श्वसन भी जरूरी है। सांस लेंगे, सांस लेने के कौन सी गैस जरूरी है? ऑक्सीजन गैस जरूरी है। सांस लेंगे और सांस लेंगे तभी तो जिंदा रहेंगे, और जिंदा रहेंगे तो ये जीवन। पोषण भी जरूरी है, जिंदा रहने के लिए पोषण भी जरूरी है। तो हम लोग आगे वृद्धि और जनन। सजीवों का सबसे बड़ा लक्षण होता है वृद्धि करना और जनन करना। यानी जनन का मतलब अपने समान संतान पैदा करना, और वृद्धि का मतलब जब कोई बच्चा पैदा होता है तो छोटा सा रहता है, और जब मरने वाला की उम्र आती है 90 साल तो देखिए कितना बड़ा हो जाता है। तो उस क्रिया को शुरू से लेकर के जब तक भ्रूण बनता हो मरने तक की क्रिया क्या कहलाती है? वृद्धि कहलाती है। आगे हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं पोषण। पोषण क्या होता है? पहले पोषण के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एक जीवधारी द्वारा पोषक पदार्थ क्या होता है? भोजन। भोजन को हम दो भागों में बांट चुके हैं। भोजन के कितने अवयव होते हैं? भोजन के दो अवयव होते हैं। पहला अवयव होता है कार्बनिक और दूसरा अवयव होता है अकार्बनिक। भोजन का पहला भाग क्या होता है? कार्बनिक भाग होता है, और दूसरा भाग क्या होता है? अकार्बनिक भाग होता है। कार्बनिक भाग में क्या क्या आता है हमारे भोजन के? कार्बनिक भाग में पहले आता है आपका क्या? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारा भोजन का भाग है, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद क्या आएगा? प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, ये एमिनो अम्ल। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें है कार्बनिक। और फिर भोजन के ही कार्बनिक अवयव है। अकार्बनिक अवयव में क्या आता है? अकार्बनिक अवयव में आता है खनिज लवण, और दूसरा होता है जल। तो हम यहाँ पर चर्चा करते हैं क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, विटामिन है, जल है। इनका सबका जब हम लोग प्रयोग करते हैं, हमारे शरीर के द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है, तो उस क्रिया को क्या बोला जाता है? पोषण कहा जाता है। यानी हमारे शरीर के द्वारा इन कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके उन पर की जाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। अब पोषण के लिए क्या जरूरी है? पोषण तो एक क्रिया हो गई, लेकिन पोषण के लिए कुछ पदार्थ की आवश्यकता होती है। उसी पदार्थ को हम लोग बोलते हैं पोषक। जो आप देख रहे हैं पोषक में क्या आता है? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब कैसे पदार्थ होते हैं? कार्बनिक पदार्थ। और अकार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत क्या आता है? अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आपका आता है जल और खनिज लवण। ये अकार्बनिक अवयव होते हैं। और कार्बनिक क्वेश्चन भी पूछा सकता है, भोजन के कार्बनिक घटकों के नाम बताइए।
कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, एमिनो अम्ल, न्यूक्लियो अम्ल, ये सब क्या होते हैं? ये सब कार्बनिक घटक होते हैं। अकार्बनिक में क्या होता है? खनिज, और दूसरा होता है जल। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनको सबको हम लोग ग्रहण करते हैं, इनका उपयोग होता है, तो हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। जब हमारे शरीर के द्वारा इन पदार्थों को ग्रहण किया जाता है, शरीर के अंदर पदार्थ पहुंचते हैं, तो इनका उपयोग होता है और हमको क्या मिल जाती है? ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अब पोषण की विधियां क्या क्या है, यानी कि हम लोग कोई पदार्थ ग्रहण करेंगे तो उस पदार्थ से ऊर्जा को कैसे निकालेंगे, कैसे ऊर्जा हमको मिलेगी, वो किस विधि द्वारा ऊर्जा हमको मिलती है, वो विधियां होती है। अब स्वपोषण और परपोषण, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण क्या होता है? परपोषण विषम पोषण क्या होता है? यहाँ पर स्वपोषण का मतलब क्या होता है? स्व मतलब स्वयं, पोषण मतलब जो पोषण के लिए पदार्थों का निर्माण कर ले, वही क्या कहलाता है? स्वपोषण। स्वयं पोषण के लिए पदार्थों का निर्माण करे, वही होता है स्वपोषण। या सीधे कह सकते हैं पोषण की जीवधारी अपने का स्वयं अपने ही परिवेश में करता है, अकार्बनिक कच्चे पदार्थों से करता है, वह स्वपोषी जीव कहलाता है। जैसे पेड़ पौधे क्या होते हैं? पेड़ पौधों क्या होते हैं? जैसे हम लोग क्या है, हम लोग क्या भोजन के लिए क्या होता है? किचन बना हुआ होता है, मम्मी की भोजन बना करके सबको देती रहती है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। अभी क्या तो कोई मम्मी है नहीं, बड़ा वाला पेड़ मम्मी का काम करेगा, उसके यहाँ कोई किचन होगी, वो किचन से बना के ले छोटे छोटे जो पेड़ उगे हुए उनको ले देगा। पेड़ से बीज अलग हो गया, बीज में बीज का हो जाएगा, मतलब क्या हो गया? स्वयं बनाते हैं, जो स्वयं ही पोषण करते हैं उनको स्वपोषी जीव कहते हैं। कभी देखा है भोजन अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? भोजन बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश चाहिए। दूसरी चीज क्या चाहिए? दूसरी चीज चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरी चीज क्या चाहिए? जल चाहिए। इनको इन तीन चीजों की आवश्यकता होती है भोजन बनाने के लिए स्वपोषी जीवों को। वैसे भी पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो है वो केवल सूर्य है। सूर्य के अलावा कोई भी ऊर्जा को उत्पन्न नहीं कर सकता है, सूर्य ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत होता है, और कोई स्रोत जो है वो ऊर्जा को उत्पन्न नहीं कर सकता है, ऊर्जा का रूपांतरण करेगा। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जब भोजन को करते हैं तो भोजन की जो ऊर्जा होती है उसी का रूपांतरण करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे क्या करते हैं? सूर्य से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, तो सूर्य ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। तो स्वपोषी पोषण में हम लोग जो स्वपोषी जीव होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं स्वपोषी, सूर्य से ऊर्जा ले रहा है क्या? पौधा, ये पौधा सूर्य से ऊर्जा ले रहा है, और ऊर्जा लेकर के वायुमंडल से क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वयं वृद्धि करता रहता है। नीचे से इसको पानी भी मिल रहा है, तीन चीजें आपको मिल गई, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये अपना भोजन स्वयं बनाते, इसलिए पेड़ पौधों, हरे पेड़ पौधों को क्या बोला जाता है? स्वपोषी बोला जाता है। परपोषी, पर मतलब दूसरे पर पोषण के लिए निर्भर हो, वही होता है परपोषी। ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं उनको परपोषी बोला जाता है। जैसे आपका कोई भी जीव होगा, हम लोग क्या है? हम लोग परपोषी है। गाय क्या है? परपोषी है। बकरी क्या है? परपोषी है। भेड़ क्या है? परपोषी है। कोई भी एक्सवाइजेड जो जीव होगा वो क्या होगा? परपोषी होगा। अब यहाँ पर हम लोग परपोषी को विषम पोषी भी कहा जाता है। ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं उनको परपोषी जीव कहा जाता है। यानी उनका स्वयं, वो अपना स्वयं भोजन बना नहीं सकते, इनके यहाँ किचन होगी, इनके यहाँ इनको बना हुआ भोजन चाहिए। भोजन बनाएगा कौन? भोजन बनाता है कौन? भोजन बनाता है पेड़ पौधे। और उपयोग कौन करता है? ये हम लोग जैसे जो उपयोग करते हैं इनको परपोषी बोलते हैं, इनको स्वपोषी बोलते हैं। वैसे भी इनको बोला जाता है उत्पादक, इनको बोला जाता है उपभोक्ता। हम लोग उपभोक्ता होते हैं, पेड़ पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, क्योंकि ये पोषक पदार्थों का उत्पादन करते हैं। अब बात आती है विषम पोषी के ऊपर। पूरा विषम पोषी किसे कहते हैं? स्वपोषी तो समझ में आया था। अब आप विषम पोषी पर देखिए, पोषण में जीवधारी स्वपोषियों द्वारा, या होता है ना, पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। हम लोग किस पर निर्भर है? उपभोक्ता है, कार्य को करके पाचन करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसे विषम पोषी को परपोषी कहा जाता है। ऐसे जीवधारी जो स्वपोषियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों को
का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? विषमपोषी। अब ये क्या होते हैं? स्वपोषियों से क्या लेंगे? कार्बनिक पदार्थ, और स्वपोषियों के अंदर कार्बनिक पदार्थ होगा, उसका उपयोग कौन करेगा? विषमपोषी। यानी पेड़ पौधे भोजन को बनाते हैं और बने हुए भोजन का प्रयोग कौन करते हैं? हम जैसे विषमपोषी जीव करते हैं। तो स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परपोषी या विषमपोषी जो अपना भोजन स्वयं ना बना करके दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। अब यहीं पर हम लोग देखते हैं, इनको उत्पादक बोला जाएगा। स्वपोषियों को क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं। परपोषी को परपोषी को वैसे तो 3 कैटेगरी बांटा गया। पहला क्या होता है? शाकाहारी, दूसरा होता है मांसाहारी, तीसरा होता है सर्वाहारी। शाकाहारी किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर हो, साग पर निर्भर हो, उनको शाकाहारी कहा जाता है। जैसे बकरी को देखा कभी किसी और जीव को खाते हुए? वो पेड़ पौधों को ही खाती है। बकरी क्या है? शाकाहारी है। गाय क्या है? शाकाहारी है। बकरी, गाय, खरगोश क्या है? शाकाहारी है। मांसाहारी जो जीव अपने पोषण के लिए केवल मांस का प्रयोग करे। शेर कभी सेब नहीं खाएगा, शेर कभी केला नहीं खाएगा, शेर को गाजर नहीं चाहिए, शेर को क्या चाहिए? मांस चाहिए। शेर को कहीं अगर खरगोश मिल जाएगा उसको खा जाएगा, शेर को कहीं अगर आदमी मिल जाएगा, हम जैसे लोग मिल जाएगा, उनको भी उठा ले जाएगा वो। तो शेर क्या है? मांसाहारी। सर्वाहारी, सर्व आहारी। सर्व आहारी का मतलब है सर्व यानी कि सभी का आहार बना ले हो। मनुष्य क्या है? मनुष्य सर्वाहारी है। मनुष्य को सेब मिल गया वो भी खाया, मनुष्य को गाजर मिल गई वो भी खाया, पालक खाया, मटर खाया, और मनुष्य को अंडा मिल गया वो भी खाएगा, मनुष्य को बकरी मिल गई, बकरा मिल गया, मुर्गा मिल गया वो भी खाएगा। यानी वो मांस का भी प्रयोग कर रहा है, वो साग सब्जियों पर का भी प्रयोग कर रहा है। तो मनुष्य क्या हो जाएगा? सर्वाहारी हो जाएगा। मनुष्य सर्वाहारी है होता है। अब यहाँ इन तीनों पर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शाकाहारी होता है? निम्नलिखित में गाय, भैंस, बकरी। निम्नलिखित में कौन सा मांसाहारी होगा? गाय, भैंस, बकरी, शेर। तो कौन सा मांसाहारी होगा? शेर मांसाहारी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शाकाहारी होगा? मनुष्य, शेर, भेड़िया इसमें, और बकरी इसमें कौन सा शाकाहारी होगा? बकरी शाकाहारी होगी। तो पहली चीज तो आपको मालूम हुआ क्या? स्वपोषी, स्वपोषी, उसके साथ परपोषी, उसके बाद परपोषी की कैटेगरी मालूम हुई, कौन? शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। आगे हम लोग चलते हैं विषमपोषी पोषण के प्रकार। स्वपोषी तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ऊर्जा का उपयोग करेंगे, सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे, और सौर ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर के अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं विषमपोषी पोषण का प्रकार। विषमपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर देखिए, मृतोपजीवी। पहला क्या होगा? मृतोपजीवी। मृत उपजीवी यानी कि मृत जीव जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करे, उसी को क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी। यानी जहां कहीं सड़ा गला चीज हो, मरा चीज हो, वहां से भोजन को प्राप्त कर ले, उसको बोलते हैं मृतोपजीवी। आप लोगों ने देखा मशरूम, इसको कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। मशरूम, मशरूम को कभी देखा होगा कि कहीं पे जो बड़ी अच्छी से खेत हो, जहां पर कोई केवल मिट्टी मिट्टी हो, वहां पे मशरूम उगेगा? नहीं उगेगा। जहां पे कोई सड़ा गला पेड़ के नीचे, जंगल वंगल में हम लोग का बाग वाग होता, बाग में जब वो पत्तियां गिर जाती, पत्तियां गिर करके सड़ जाती हैं, सड़ी हुई पत्तियां, उनकी टहनियां सड़ जाती है, तो वहां पे मशरूम उग जाता है। छप्पर, गाँव में जो छप्पर होते हैं, जो छप्पर काफी पुराने हो जाते हैं, बरसात में गीले हो जाते हैं, काफी पुराने हो जाते हैं, उन छप्परों के ऊपर भी मशरूम उग जाता है। ये कौन सा पोषण है? ये मृतोपजीवी पोषण है। कह रहा पोषण की स्थिति में एक जीवधारी अपना भोजन सड़े गले का पदार्थ करते हैं। यानी यह विधि वहां उपयोग होती है जहां पर कोई पदार्थ सड़ गया है। उस सड़े गले पदार्थ पर आप लोग देखते हैं बरसात में ज्यादा दिखाई पड़ता है, ये बरसात में ज्यादा दिखाई पड़ेगा आपको, ये मशरूम और कुकुरमुत्ता उगता हुआ। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं? मृतोपजीवी, मरे हुए मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करे, उसको बोलते हैं मृतोपजीवी। यहाँ बात आता है परजीवी, अभी बात हो रही थी वही विषम पोषण में परजीवी। परजीवी पोषण, ये परजीवी का प्रकार जान लीजिए। पोषण की स्थिति में एक जीवधारी अपना भोजन अन्य जीवधारियों के शरीर को बिना उसे मारे प्राप्त करता है। परजीवी, परजीवी के मतलब क्या होता है? परपोषी वहां था, यहाँ क्या है? परजीवी है। परपोषी दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करे, यहाँ क्या? परजीवी है। यानी कि बिना उसको मारे हुए, जैसे जू है वो सर पे रहती है, तो क्या इंसान को मार डालती है? नहीं मार डालती ना। तो यहाँ पर जू सर पे पड़ी हुई है, वो जू सर से पोषण को प्राप्त कर रही है, यानी हमारे खून को चूस रही,
खुद को का पोषण ले रहे, लेकिन वो इंसान को मार नहीं रही है। आप लोग लताओं को देखते होंगे, बेल को देखा हुआ होगा, जो बेल होती है वो पौधे पे चढ़ी रहती है, लिपटी रहती है, लेकिन पौधा मरता नहीं, उनसे पोषण प्राप्त करती रहती है, वो परजीवी हो जाएंगे। यहाँ पर एक और क्वेश्चन होता है, पूर्ण परजीवी, बाह्य परजीवी और आंतरिक परजीवी। बाह्य परजीवी किसे कहेंगे, आंतरिक परजीवी किसे कहेंगे? परजीवी में ही तो भाग हो गया, बाह्य परजीवी और आंतरिक परजीवी। जीव शरीर के बाहर यानी ऊपर रह के जब वो पोषण को प्राप्त करे तो उनको बोलते हैं बाह्य परजीवी। जीव शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए, वहां से पोषण को प्राप्त करे तो उसको बोलते हैं आंतरिक परजीवी। बाह्य परजीवी जू क्या है, बाह्य परजीवी है। आंतरिक परजीवी फीताकर्मी स्कैरिस हमारी आंख में रहता है, वो कैसा है, आंतरिक परजीवी है। पूर्ण अनभोजी, पोषण की इस विधि में एक जीवधारी अंतर ग्रहण प्रक्रम द्वारा जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है और अंतर्ग्रह खाद्य पदार्थ को शरीर की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जैसे अमीबा है, अमीबा के अंदर कोई मुख नहीं होता है, जैसे हमारे यहाँ भी आएगा, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है, अमीबा के अंदर कोई मुख नहीं होता है। अमीबा के पास जब कोई भोज्य पदार्थ जाता है तो संकुचन धारियां जो होती है वो क्या करती है, अमीबा को उस भोज्य पदार्थ को घेर लेती है और वो भोज्य पदार्थ अमीबा के अंदर घुस जाता है, उसका अवशोषण हो जाता है। इस प्रकार का जो पोषण की विधि पाई जाती है वो अमीबा में पाई जाती है। अब आता है प्रकाश संश्लेषण, सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश की इंग्लिश क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण है क्या, नाम ही बता रहा, जथा नाम में तथा गुणे, नाम ही बता रहा हम है क्या, प्रकाश संश्लेषण। प्रक्रम वह प्रक्रम जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं, यानी प्रकाशिक ऊर्जा का प्रयोग करके भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाशिक ऊर्जा का उपयोग करेंगे, भोजन का निर्माण करेंगे, यह प्रक्रम क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। इसमें होता क्या है, क्लोरोफिल पाया जाता है पत्तियों में, पौधे के जो हरे भाग होते हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड जल का उपयोग करते हैं और प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। वह प्रक्रम जिसमें हरे पौधे किसका किसका प्रयोग कर लेते हैं, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश आता है क्लोरोफिल पर, और क्लोरोफिल जैसे हरी पत्ती है, पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, जल का उपयोग करेगा, जो जाइलम होता है जल को लेकर पत्तियों को देता है और यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या निर्मित होता है, ग्लूकोज निर्मित होता है। प्रकाश संश्लेषण, अब आगे बात आएगी, प्रकाश संश्लेषण विस्तार से पढ़ेंगे, ग्रेना पढ़ेंगे, स्ट्रोमा पढ़ेंगे, उन सब चीजों में कहाँ पर प्रकाशिक क्रिया होती है, कहाँ पर अप्रकाशिक क्रिया होती है। यहाँ हमको इतना जानना है किसका उपयोग होगा, क्या बनेगा, उपयोग किसका होता है, प्रकाशिक ऊर्जा का, सूर्य प्रकाश का, कार्बन डाइऑक्साइड का और जल का उपयोग होता है। बनता क्या है, हमारी ऑक्सीजन बनती है और ग्लूकोज बनता है। ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग करते हैं और ग्लूकोज का उपयोग भी भोज्य पदार्थ के रूप में करता है। जैसे हमारी कोशिका का ईंधन क्या होता है, हमारी कोशिका का ईंधन होता है ग्लूकोज। हमको ऊर्जा देने का कार्य किसका होता है, ग्लूकोज का होता है। कभी किसी इंसान को देखा है हॉस्पिटल में गया हुआ बीमार है, वो बेड पे लिटाया गया है, तो उसको निडिल लगा करके उसमें चढ़ा रहे हैं, क्या दाल चढ़ाते हैं, चावल चढ़ा दिया जाए, कुछ नहीं चढ़ा जाएगा, वहां पर केवल क्या चढ़ाया जाता है, वहां पर केवल और केवल ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। क्योंकि हमारी कोशिका का ईंधन क्या होगा, हमारी कोशिका का ईंधन ग्लूकोज होगा। हमको केवल ग्लूकोज द्वारा ऊर्जा मिल रही। ग्लूकोज कोशिका जो होती है ईंधन के रूप में, जैसे गाड़ी में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होता है, पेट्रोल डीजल, गाड़ी में पेट्रोल डीजल प्रयोग होता है। हमारी कोशिका में भोजन तो हम करते हैं, लेकिन हमारी कोशिका जो होती है ग्लूकोज का प्रयोग करके ऊर्जा का निर्माण करती है। यहाँ पर या सूर्य का प्रकाश होगा, सूर्य का प्रकाश आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, जल रहेगा, तीनों का उपयोग होगा और कहां पर, क्लोरोफिल में, और बनेगा क्या, ऑक्सीजन और ग्लूकोज बन जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ये होता है। अब प्रकाश क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। अभी आप क्या देखे थे, प्रकाश संश्लेषण में क्या चाहिए था, प्रकाश संश्लेषण में आपको चाहिए था कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण में आपको क्या चाहिए था, जल चाहिए था, और प्रकाश संश्लेषण में क्या चाहिए था, प्रकाश की ऊर्जा चाहिए था, सूर्य का प्रकाश। और ये भाग कहाँ संपन्न होती थी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्लोरोफिल में संपन्न होती थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल
और प्रकाशिक ऊर्जा का उपयोग करके क्या बनता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। ये तो बता रहे ना, भोजन ये तो होता है फूड के रूप में, भोजन के रूप में इसी का प्रयोग होता है। हमारी कोशिका भी भोजन के रूप में इसी को जानती है और किसी चीज को नहीं जानती। दाल को कोशिका को क्या पता दाल क्या है, कोशिका को क्या पता चावल क्या है, हम क्या खा रहे हैं उससे क्या पता है। उसको तो क्या चाहिए, उसको चाहिए केवल क्या, ग्लूकोज चाहिए। आप कुछ भी खाओ, ग्लूकोज दो उसको, तभी ऊर्जा देगा वो। हमको कुछ नहीं मतलब है कि कोशिका कुछ नहीं मतलब तुम क्या खा रहे हो, तुमको उसको चाहिए बस क्या, ग्लूकोज। और क्या निकलता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। इस ऑक्सीजन गैस का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, श्वसन में करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या चाहिए, प्रकाश, अब यहाँ पूछना था, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पाद बनता है O2, उसको कौन लेता है, श्वसन में उसका प्रयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बनी हुई ऑक्सीजन का प्रयोग कहाँ होता है, श्वसन क्रिया में होता है। अब इसी समीकरण को हम लोग इस तरह और भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर जल का 12 अणु है, इधर भी जल का 6 अणु है, इसको काट सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O। क्या होगा, यहाँ पर क्लोरोफिल में घटना होगी, क्लोरोफिल। और क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा के उपस्थिति में बनेगा क्या, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा, ये हो जाती है। आपको यहाँ पर ये समीकरण मिल जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक समीकरण। अब वहां प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कच्चे माल का प्रयोग होता है। कौन कौन से पदार्थ का कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग कच्चे पदार्थ के रूप में होता है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पाद के रूप में ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस मिलती है। ग्लूकोज मिल रहा, ऑक्सीजन गैस मिल रही, जल भी मिल रहा, लेकिन हम बता रहे कुछ समीकरण कहीं कहीं लिखा रहता है, 6H2O लिखा रहता है। आप घबराओगे सर जी हमारे तो भैया यहाँ 6O2 रहेगा, यहाँ पर 6O2 रहेगा, तो हम लोग, आप घबराओगे सर जी हमारे भैया यहाँ तो बताया गया है 6H2O, कहाँ किताब में क्या लिखा हुआ है, 6O2 लिखा हुआ है, घबराहट, बीपी हाई। तो बीपी हाई ना कीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए इस पर, इतना याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग होगा, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल बनेगा। ये प्रकाशिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण होगा। या कैसा समीकरण होगा, प्रकाशिक अभिक्रिया का रासायनिक, पेपर में आता है भैया प्रकाशिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस पे ध्यान रखिएगा। अब आता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के चरण। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या क्रियाएं संपन्न होती है, प्रकाश संश्लेषण की सबसे पहले तीन पदों में क्रिया संपन्न होती है। पहले पद में क्या होता है, क्लोरोफिल अणुओं की सहायता से प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। भाई प्रकाशिक ऊर्जा हर जगह है, पौधे में हर जगह प्रकाशिक ऊर्जा पड़ रही, लेकिन कौन प्रकाशिक ऊर्जा को एब्जॉर्ब करे, कौन सा ऐसी भाग है जो प्रकाशिक ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर सकता है। प्रकाशिक ऊर्जा क्या है, जान लीजिए, वो बिल्ली है। घंटी कौन बांधने जाए, घंटी बांधने के लिए कोई चाहिए, तो यहाँ पर जो प्रकाशिक ऊर्जा होगी उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो ये प्लांट सेल होती है, उसमें भाग होता है क्या, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है वो कहता है आओ भैया हम बिल्ली के गले में घंटी बांधेंगे, हम ही जाएंगे प्रकाशिक ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेंगे। क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाशिक ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है। प्लांट सेल में क्या होता है, प्रकाशिक ऊर्जा आ रही है, और प्रकाशिक ऊर्जा को कौन, प्लांट सेल का कौन सा भाग होता है जो प्रकाशिक ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है, प्लांट सेल का जो क्लोरोप्लास्ट होता है यानी क्लोरोफिल होता है, वो प्रकाशिक ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है। यहीं पर प्रकाशिक ऊर्जा आकर के प्लांट में मिलती है। अब ये तो बात हो गई थी प्रकाश संश्लेषण की, इतनी कहानी इसमें आई। अब बात आती है जंतुओं में पोषण। जंतु में किस प्रकार का पोषण होता है, जंतु जो होते हैं ये क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, अभी चर्चा हो रही थी। जंतुओं में भोजन को खाने की विधि यानी भोजन को ग्रहण करने की विधि क्या क्या हो सकती है, शाकाहारी जीव होते हैं, मांसाहारी जीव हो सकते हैं, सर्वाहारी जीव हो सकते हैं। शाकाहारी जीव भी चर्चा हुई थी, जो जीव भोज्य पदार्थ के रूप में पेड़ पौधों का उपयोग करते हैं, शाकाहारी।
जो केवल मांस को खाते हैं मांसाहारी, जो मांस और पेड़ पौधे दोनों को खाते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। शाकाहारी वे जीव हैं जो केवल पेड़ पौधों को खाते हैं। मांसाहारी वे जंतु हैं जो केवल अन्य जंतुओं का उपयोग करते हैं। सर्वाहारी वे जंतु हैं जो पेड़ पौधे और जंतुओं दोनों को खाते हैं। यहाँ क्वेश्चन आता है सर्वाहारी किसे कहा जाता है, मांसाहारी किसे कहा जाता है। अब हम लोगों में जो पोषण होता है, जंतुओं में मनुष्यों में पोषण का क्रम क्या होता है। हम लोग भोजन को खाते हैं, जिसे हमारे यहाँ मिल गई दाल चावल रोटी सब्जी बना के रखी गई है, हमको मिल गया, आके खा लिए, खा करके अब वो भोजन ऊर्जा में कैसे बदलेगा, कहाँ कहाँ भोजन जाएगा, ये लंबा प्रक्रम होता है और क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस पे आता है। आहार नाल का सचित्र वर्णन करना पड़ेगा, आहार नाल बना के दर्शाना पड़ेगा। आहार नाल क्या होती है, आहार नाल की लंबाई क्या होती है, छोटी आंत क्या होती है, बड़ी आंत क्या होती है, आमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है, यहाँ ग्रंथियां पूछा जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आते हैं। तो हम लोग अंतर ग्रहण करने का मतलब क्या होता है, भोजन को मुख गुहा के द्वारा मुख में डाल करके अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है, अंतर ग्रहण कहलाती है। शरीर के अंदर भोजन को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होगी उसको क्या बोलेंगे, अंतर ग्रहण। हम लोग शरीर के अंदर भोजन को कैसे लेके वो क्रिया क्या कहलाती है, अंतर ग्रहण प्रक्रिया कहलाती है। पाचन, अब भोजन अंतर ग्रहण तो गया, अंतर ग्रहण तो हो गया, मुख में चला गया, जैसे ही मुख में गया तो भोजन को क्या चाहिए, पचना चाहिए। पचने का मतलब क्या हो गया है, भोजन जो होता है बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में होता है, कार्बनिक पदार्थों के रूप में होता है, उस कार्बनिक पदार्थों को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ करके उसमें से क्या करना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट अलग करना पड़ेगा, विटामिन अलग करना पड़ेगा, प्रोटीन अलग करना पड़ेगा, एमिनो एसिड अलग करना पड़ेगा, और वसा को अलग करना पड़ेगा, उनको अलग करके फिर उसको सबको तोड़ तोड़ करके क्या करना पड़ेगा, उन सबको तोड़ तोड़ करके ऊर्जा प्राप्त करनी पड़ेगी। अब ये प्रक्रम कैसे होगा, भोजन तो अंतर्ग्रहण कर लिए, हम भोजन को मुख गुहा में डाल दिए, अंतर्ग्रहण हो गया। अब आहार नाल कहाँ शुरू होती है, आहार नाल हमारी मुख से शुरू होती है और कहाँ जाके खत्म होती है, आहार रेक्टम मलाशय पे जाकर के खत्म होती है। यहाँ तक का प्रक्रम हमको पढ़ना है, तब हम लोग जंतु पोषण के चरण को जान पाएंगे। अब वहां पर उन यहाँ से यहाँ भोजन मुख गुहा से और रेक्टम तक मलाशय तक पहुंचने में कौन कौन सी क्रिया होगी, और उसके बाद एक तो जो अपचित भोजन हुआ मलाशय में पहुंच गया, और जो भोजन पच गया है उस भोजन को क्या करना है, हमको ऊर्जा प्राप्त करनी है, वहां कौन कौन सी क्रियाएं होंगी, इन सब का मिश्रित रूप हमको पढ़ना है। इन्हीं सबको बोलते हैं भोजन के पोषण का चरण। तो पहले में क्या होगा भाई, जब तक भोजन खूब अच्छा भोजन थाली में रखा रहे, थाली में अच्छे भोजन को रखे रहो, और भोजन को हम अंदर लेंगे नहीं तो ऊर्जा मिलेगी। हम ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं, सेब रखे हुए हैं, सब कुछ रख दिए, बढ़िया सजा के रखा गया है, अब कह दें दूध रख दिया गया, हम कहते हैं हमको ऊर्जा मिल जाएगी खूब बढ़िया। दवा डॉक्टर दे रहे हैं, डॉक्टर दे रहे भैया जाओ दवा लेके जाओ, खूब महंगी दवा, खूब अच्छी दवा लेकर आए हो, उसके बाद आपका सेवन कर ही नहीं, उसको खा ही नहीं रहे हो, तो आपका क्या बीमारी हो जाएगी, आपको ऊर्जा मिल जाएगी, कुछ नहीं होगा। पहले तो हमको जिन पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करनी है, जिन पदार्थों का उपयोग करना है, उन पदार्थों को क्या करना पड़ेगा, अंतर ग्रहण करना पड़ेगा, भोजन को शरीर के अंदर लेना पड़ेगा। भोजन को मुख गुहा में प्रवेश कराने की क्रिया क्या कहलाती है, भोजन का अंतर ग्रहण कहलाती है। भोजन का अंतर ग्रहण होगा, उसके बाद क्या होगा, भोजन तो पहुंच गया, अब भोजन को तोड़ना पड़ेगा, छोटे छोटे भागों को तोड़ना पड़ेगा। अब क्या कह रहा है, पाचन, भोजन का फिर क्या होगा, अंतर ग्रहण के बाद क्या होना चाहिए, पाचन होना चाहिए। अब पाचन होने के लिए प्रक्रम जिसमें जटिल बता रहे, बड़े बड़े जटिल अणु रहते हैं, बड़े बड़े अणुओं को सरल छोटे 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 अणुओं में तोड़ लिया जाए, वही क्रिया क्या कहलाती है, भोजन का पाचन कहलाती है। अब भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है, भोजन का पाचन हमारी मुख गुहा से शुरू होता है। हमारी मुख गुहा में मुंह में लार ग्रंथियां पाई जाती है, और इन लार ग्रंथियों से एक एंजाइम निकलता है जिसको बोलते हैं टाइलिन। ये टाइलिन नामक एंजाइम जो होता है, ये क्या करता है, ये मंड को शर्करा में बदल देता है। मंड को किसमें बदलेगा, शर्करा में बदलेगा। क्वेश्चन है कि रोटी को थोड़ी देर कूचो, खाली रोटी ले लीजिए, थोड़ी देर कूचिएगा तो रोटी मीठी लगने लगती है, क्यों, क्योंकि रोटी जो गेहूं होता है उसमें मंड पाया जाता है, जब टाइलिन मंड से मिलेगी तो किसमें बदल जाएगी, शर्करा में, और शर्करा हमको मीठी लगने लगती है। फिर होगा पहले भोजन का अंतर्ग्रहण, फिर भोजन का पाचन होगा, फिर क्या होगा, फिर भोजन का अवशोषण होगा।
भोजन का अवशोषण होगा। भाई भोजन क्यों कर रहे हो? आपको भोज्य पदार्थ प्राप्त करना है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करना है, विटामिन प्राप्त करना है। अब वो भोजन से उसको निचोड़ के निकाल लो। भोजन जो है उसमें से उन पदार्थों को निचोड़ के निकाल लो। इन पदार्थों को निचोड़ के निकाल लिया जाए। देखो बचा हुआ भोजन अब निचोड़ के निकाल कहाँ भेजा जाए? रक्त तथा लसिका में भेजा जाता है। जो रक्त वाहिनियां होती है, लसिका वाहिनियां होती है, भोजन आओ बेटा इधर आओ, इधर आओ, तुमसे हमको ऊर्जा लेनी है। वो जा रहा उधर, उधर खींच ले, इधर आ जाओ बेटा, इधर आओ, तुमसे हमको ऊर्जा लेनी है। किससे? भोज्य पदार्थों से। कार्बोहाइड्रेट इधर आ जाओ, विटामिन इधर आ जाओ, वसा इधर आ जाओ, प्रोटीन इधर आ जाओ, सबको खींच लेना। क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। अब अवशोषण के बाद क्या होगा? भोजन का स्वांगीकरण, समाकरण, स्वांगीकरण। अब वो जो प्रोटीन आई है, प्रोटीन तो इसलिए नहीं आएगी लेके जाओ उसको अलमारी में रखा सजा के रख दो। प्रोटीन किस लिए आएगी? कि प्रोटीन से हमको क्या लेना है? ऊर्जा लेना है। प्रोटीन से हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत करना है। हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट थोड़ी देर न मिले काम चल जाएगा। हम लोगों को थोड़ी देर के लिए विटामिन न मिले काम चल जाएगा। हम लोगों को थोड़ी देर के लिए वसा न मिले काम चल जाएगा। लेकिन हमको अगर 1 सेकंड के लिए भी अगर प्रोटीन नहीं मिलेगी तो हमारा काम चलने वाला नहीं होगा। क्योंकि कोशिकाओं का निर्माण, कोशिकाओं की मरम्मत का कार्य किसका होता है? प्रोटीन का होता है। जब हमको प्रोटीन मिलेगी नहीं तो हमारी सेकंडों में हजारों लाखों कोशिकाएं मृत हो रही है और लाखों कोशिकाएं बन रही है। जब लाखों कोशिकाएं बन रही है तो उन कोशिकाओं को बनने के लिए किसकी जरूरत होती है? बनाने के लिए हमको प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन मिलेगी नहीं तो वैसे ही मर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? भोजन का स्वांगीकरण, ऊर्जा को निकाल लेना पड़ेगा। आ जाओ बेटा, तुम आ जाओ, जो पदार्थ आ रहा है उसको खींच करके उससे ऊर्जा निकाली जाए, उसको खींच के उससे ऊर्जा निकाली जाए। इसको बोलते हैं भोजन का क्या? स्वांगीकरण। अब स्वांगीकरण के बाद उससे ऊर्जा मिल जाएगी, ऊर्जा हमारे शरीर में चली जाएगी, हमारे शरीर में संचित हो जाएगी। एक होता है एटीपी, एटीपी में ऊर्जा का संचय हो जाता है। तो जब जरूरत मिलेगी तो हमको मिलता रहेगा। सैलरी आती है, सैलरी को उठा करके ले जा करके बैंक में रख दिया जाता है कि जब जरूरत पड़ेगी, जितना जरूरत पड़ेगी घर में रख दिया जाता है, जरूरत पड़ेगी जितना उतना हम सैलरी में से खर्चा करते रहेंगे। ऊर्जा ढेर बन जाएगी, ऊर्जा ले जा करके कहीं एटीपी में रख दिया जाएगा, जितना जरूरत पड़ेगी ऊर्जा का उसका हम प्रयोग करते रहेंगे। यहाँ पर क्या होगा? ऊर्जा का। अब क्या हुआ? क्या जितना भी भोजन हम लोग किए हैं सारा भोजन ऊर्जा में बदल जाता है? ऐसा नहीं है। जितना भी भोजन कर लिए हो, जितना भी मुंह के अंदर डाल के ले आकर पेट में 10 रोटी खा ली हो, 10 से ऊर्जा मिल जाएगी। ये जरूरी नहीं कि जितना भोजन कर लिए सबसे ऊर्जा मिल जाएगी। कुछ भोजन का ऐसा विभाग होता है जिनका ना तो स्वांगीकरण होगा ना तो पाचन होगा। वो भोजन क्या होता है? अपचित भोजन होता है। वो भोजन कहाँ पहुंच जाता है? वो भोजन पहुंच जाता है बड़ी आंत से होते हुए कहाँ? मलाशय में, रेक्टम में पहुंच जाता है। उसी को अपचित भोजन कहते हैं, जो मल के रूप में जाकर के रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि भोजन, अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? बहिक्षेपण कहलाती है। जो बिना पचा हुआ भोजन है, जो तो भोजन पच गया उससे ऊर्जा मिल गई, वो ब्लड में चला गया उससे ऊर्जा मिल गई। लेकिन कुछ ऐसा भी भोजन है जो पचा नहीं है। हम लोग जितना भी भोजन करते हैं सब नहीं पच जाता है। सब पच जाए ना तो दीवार को तोड़ दो एक ही हाथ में, इतनी ज्यादा ऊर्जा मिल जाएगी। लेकिन सबका पाचन नहीं होता है। कुछ भाग, भोजन का भाग अपचित रह जाता है। अपचित भाग क्या होता है? मल हो जाता है, मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इसी क्रिया को क्या बोला जाता है? बहिक्षेपण कहा जाता है। तो पहले क्या होगा? भोजन का अंतर्ग्रहण, फिर भोजन का क्या होगा? पाचन, फिर भोजन का क्या होगा? अवशोषण, फिर भोजन का क्या होगा? स्वांगीकरण, फिर भोजन का क्या होता है? बहिक्षेपण। यहाँ क्रम लिखना पड़ता है, भोजन के पाचन का क्रम लिखना पड़ता है। फिर जैसे आपका ये बना हुआ है, जंतुओं में भोजन के अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया के क्रम को पूरा करो। सबसे पहले भोजन का क्या होता है? भोजन का होता है अंतर्ग्रहण। सबसे पहले भोजन का क्या होता है? अंतर्ग्रहण। फिर भोजन का क्या होता है? पाचन। फिर भोजन का क्या होता है? अवशोषण। फिर भोजन का क्या होता है? स्वांगीकरण। फिर भोजन का स्वांगीकरण हो जाएगा। फिर भोजन का क्या हो जाएगा? जो अपचित भोजन है उसका बहिक्षेपण हो जाएगा। ये प्रक्रम हो जाएगा। यानी प्रक्रम में अंतर्ग्रहण, भोजन आपका रखा हुआ है थाली में भोजन आपका खूब बढ़िया सजा करके रख दिया गया है, पूरी उरी सब सब्जी उब्जी। अब इसको क्या करोगे?
मुख गुहा के द्वारा अंतर ग्रहण कराओगे। अंतर ग्रहण हुआ भोजन का क्या होगा? पाचन। पाचन के बाद भोजन का क्या होगा? अवशोषण। अवशोषण के बाद भोजन का क्या होगा? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण के बाद अपचित भोजन का क्या हो जाता है? बहिक्षेपण हो जाता है। ये भोजन की क्रियाएं होती है। उसकी खुशबू से जानते हो, खुशबू से कहाँ से उसका एहसास होता है? घ्राण भाग से एहसास होता है। तो यहाँ पर जाता है नाक। ये भाग जो होता है ग्रसनी, ग्रसनी, ये ग्रसनी भाग क्या करता है? ये ग्रसनी श्वसन अंग और किसका? श्वसन अंग और कौन सा अंग? जो हम लोग भोजन करते हैं, श्वसन नाल और आहार नाल। श्वसन अंग और आहार अंग यानी कि आहार नाल दोनों का कार्य करता है। ये भाग जो होता है श्वसन अंग का भी कार्य करता है और आहार अंग, आहार का नाल का भी कार्य करता है। यहाँ पर पाया जाता है पर्दा, इसको बोलते हैं एपिग्लास्टिक। एपिग्लास्टिक नाम का पर्दा पाया जाता है। उस पर्दे का काम क्या होता है? उस पर्दे से यहाँ से ये बढ़ जाएगी, ये तो चली गई है पेट के लिए हमारे आहार नाल, ये आ गए श्वसन नाल, यहीं पे एक पर्दा पाया जाएगा। उस पर्दे का काम क्या होता है? उस पर्दे का काम होता है जो भोजन के कण हो या जल के कण हो उसको श्वसन नाल में जाने से रोकना। भोजन के कण को श्वसन नाल में जाने से रोकना किसका काम होता है? एपिग्लास्टिक नाम का पर्दा होता है, उस पर्दे का काम होता है। इसको यही जो उभरा हुआ भाग होता है एडम चेपर कहलाता है। तो ये भोजन चला जाता है आहार नाल में, जो गैस रहती है कहाँ चली जाती है? गैस चली जाती है फेफड़े में। कभी देखा होगा कि हम लोग पानी पी भी ले और सांस भी ले लें? कभी नहीं हो सकता है। पानी पीना और सांस लेना दोनों एक साथ संभव नहीं है। ये बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे आप लोग छींकते समय, कभी आंख खोल के रखो, छींकते समय हमारी आंखें नहीं खुल सकती हैं, ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर अब ये क्या होगा? ऑक्सीजन यहाँ पहुँच जाएगी। अब ये फेफड़े होते हैं, फेफड़े में ऑक्सीजन पहुँचेगी। तो श्वसन नाल हमने बताया ना, ये श्वसन नाल, नासा गुहा, नासा गुहा के बाद क्या? नासा गुहा के बाद पहुँचेगी ऑक्सीजन कहाँ पर? गैस कहाँ पर? श्वसन नाल। श्वसन नाल के पास पहुंचेगी ऑक्सीजन फेफड़े में, और फेफड़े के बाद यहीं पर छोटी छोटी श्वसनिकाएं पाई जाती हैं, यहीं छोटे छोटे कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो एक फेफड़े में हमारे जो कोशिकाओं की संख्या होती है वो लगभग 23 करोड़ कोशिका, 20 से 23 करोड़ कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो सरसों के दाने के बराबर होती हैं। इन कोशिकाओं में ही गैसें जाकर के भरती हैं, श्वसनिकाएं कहलाती हैं, श्वसनियाँ कहलाती हैं। इसके बाद देखिए फेफड़ा भी जो होता है हमारा, दोनों फेफड़ा बराबर नहीं होता है। जो हमारा बायां फेफड़ा होता है थोड़ा लंबा होता है, दायां फेफड़ा थोड़ा चौड़ा होता है, क्योंकि इसी के पास हार्ट पाया जाता है, हृदय पाया जाता है। लेफ्ट साइड में ही हृदय होता है हमारे उसके फेफड़े में। जो लेफ्ट साइड का फेफड़ा होता है उसी के पास मुट्ठी के आकार का हृदय होता है, हार्ट होता है। यहाँ मान लीजिए यहीं पर लगभग हार्ट पाया जाता है बाई साइड में। ये फेफड़ा लंबा होता है, ये फेफड़ा छोटा होता है। अब ऑक्सीजन यहाँ जाती है, ये जो श्वसनिकाएं होती हैं ऑक्सीजन को ले जाकर के ब्लड से मिला देती हैं, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई है उसको ले आकर के फिर दे देती है, इसको दे देती है, फेफड़े को दे देती है कि भैया जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई है उसको जाकर के फिर निकालो अब बाहर, वो ज्यादा हो रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी फिर ऑक्सीजन आएगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ऑक्सीजन आएगी, यही प्रक्रम चलता रहता है। यानी कि नासा गुहा, ऑक्सीजन पहुंची नासा गुहा, नासा के गुहा के पास श्वास नाल, फिर फेफड़े, फिर श्वसनिका पहुंचती है। श्वसनिका के बाद तो ऑक्सीजन पहुंच जाती है कहाँ पर? श्वसनिका के बाद ऑक्सीजन पहुंच जाती है ब्लड में। ब्लड में पहुंचने के बाद समस्त अंग तक जाती है। फिर समस्त अंगों में जो बना हुआ है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर ले आकर के रुधिर वाहिनियां पहुंचाती हैं कहाँ पर? रुधिर वाहिनियां पहुंचाती हैं फेफड़े के पास, और फेफड़े से हुए ऑक्सीजन फिर पुनः नासा गुहा द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। अब यही होता है ना कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक फेफड़े में लगभग 23 करोड़, ये देखें सरसों के दाने के बराबर कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन्हीं कोशिकाओं में देखो ऑक्सीजन जाके मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड आती है। ऑक्सीजन जाके मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, यही कोशिकाएं क्या करती हैं? ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेती है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेती है और ब्लड में ऑक्सीजन को डाल देती है। कौन? कोशिकाएं।
तो ब्लड में यहाँ एक कोशिका में लगभग कितनी करोड़ कोशिकाएं पाई जाती है, एक फेफड़े में लगभग कितनी करोड़ कोशिकाएं, 23 करोड़ कोशिकाएं पाई जाती है। बाह्य श्वसन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय ही क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय बाह्य श्वसन। तो हमारे अंदर जो हमारा श्वसन होता है, मनुष्य में श्वसन होता है, वो ऐसे होता है। कैसे होता है? पहले ऑक्सीजन नासा गुहा से होते हुए कहाँ पहुंचेगी? पहुंचेगी श्वास नाल में, श्वास नाल से होते हुए फेफड़े में पहुंचेगी। फेफड़े में श्वसनिकाएं पाई जाती हैं। श्वसनिकाओं में क्या होती है? कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं ब्लड में ऑक्सीजन ले जाकर के छोड़ देती हैं और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती हैं। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले आकर फेफड़े को दे देती है। फिर फेफड़ा श्वसन किसके द्वारा? श्वास नाल के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। और ये क्रिया जो होती है मनुष्य में, इस प्रकार का श्वसन तंत्र कार्य करेगा। श्वसन तंत्र जो होगा इसी तरह का मनुष्य में चलता है। हम लोगों के अंदर ऐसे श्वसन होता है। बात आती है किसकी? पादपों में परिवहन कैसे होता है? पादपों में जो भोज्य पदार्थ बनते हैं उनका परिवहन कैसे होता है? यहाँ भी क्वेश्चन उठता है। पादप में दो संवहन ऊतक पाए, संवहन ऊतक मतलब जोड़ने वाले ऊतक, दो संवहन ऊतक पाए जाते हैं। एक होता है फ्लोएम और एक होता है जाइलम। जाइलम और फ्लोएम दो संवहन ऊतक पाए जाते हैं। जाइलम का कार्य पूछता है, एक ट्रिक याद रखे, जा से जाइलम, जा से जल, जा से जाइलम, जा से जल। तो जल का परिवहन किस संवहन ऊतक द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। क्वेश्चन आ जाए, जल का परिवहन किस संवहन ऊतक द्वारा होता है? जाइलम द्वारा जल का परिवहन होता है। दूसरा क्या रहा है? फ्लोएम। फ्लोएम का मतलब वो किसका परिवहन करेगा? तो फ्लोएम किसका परिवहन करता है? खाद्य पदार्थ का। फ्लोएम फूल, जो पत्तियों में भोजन बना हुआ है, उन पत्तियों में बने हुए भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। जल और खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। पर पानी है जमीन के अंदर, जल क्या करती है? उस जल का अवशोषण करके और अवशोषित करके जल को कहाँ भेजती है? जल कहाँ भेजता है? पत्तियों तक भेजता है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ सूर्य का प्रकाश और उसके साथ क्या जरूरी है? जल जरूरी है। जल कहाँ होता है? जल जड़ में होता है। और फ्लोएम क्या करता है? इस जड़ से जल को अवशोषित करके क्या करे? जाइलम क्या करता है? जल के द्वारा जल का अवशोषण करके कहाँ तक पहुंचाता है? पत्तियों तक पहुंचाता है, हरित लवक तक पहुंचाता है। जाओ भैया और जा करके हमारे लिए भोजन की तैयारी करो, हमारा भोजन तैयार करो। अब पत्ती जो है, उस पत्ती में क्या हो गया? पत्ती में भोजन बन गया है। अब पत्ती में भोजन बन गया है, जड़ को भी भोजन चाहिए, तने को भी भोजन चाहिए, हर अंग को भोजन चाहिए। तब क्या होगा? तो पत्तियां कहेगी किसको कहेगी? फ्लोएम को कहेगी, बेटा आओ और हमारे अंदर जो भोजन बना हुआ है उसको ले जा करके सब में बांटो, सब अंग तक पहुंचाओ भोजन को। तो फ्लोएम काम क्या करता है? खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण करता है। जाइलम काम क्या करता है? जल और खनिज लवण का स्थानांतरण करता है। क्यों खनिज लवण बोला गया है? क्योंकि खनिज लवण जल में घुलित अवस्था में पाया जाता है। खनिज लवण जो होता है जल में घुलित अवस्था में पाया जाता है। खनिज मिनरल वाटर बोला जाता है। हम लोग आरओ का पानी पी रहे हैं, आरओ का पानी में क्या होता है? क्या मिनरल वाटर होता है? पैकेज वाटर होता है, मिनरल वाटर नहीं है। जो नल का पानी मिलता है वो मिनरल वाटर होता है। उसमें सब गिले आरओ में क्या करते हैं? प्यूरिफायर कर देते हैं, मशीन से पानी को अलग कर देते हैं, जो उसका मिनरल्स होता है अलग हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? जाइलम जल का अवशोषण करता, फ्लोएम खनिज पदार्थों का अवशोषण करता। अब क्या कर रहा है? अभी बताया ना, जड़ में मूल रोम में बाह्य त्वचा, बलकूट, अंतः त्वचा, फिर उसके बाद जाइलम, और जाइलम के बाद जल कहाँ पहुंच जाता है? समस्त अंग तक पहुंच जाता है। इसके बाद वाष्पोत्सर्जन और खाद्य का स्थानांतरण क्या है? वाष्पोत्सर्जन क्या है और खाद्य का स्थानांतरण क्या है? वाष्पोत्सर्जन को पौधों की एक आवश्यक बुराई कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन को पौधे की एक आवश्यक बुराई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन होने से जल की हानि होती है।
और जल की हानि तो होती है, लेकिन जल जो पौधों के लिए अपशिष्ट पदार्थ है वो उसके द्वारा निकल भी सकते हैं। इसीलिए इसको आवश्यक बुराई कहते हैं कि जल की तो हानि होगी, लेकिन जो जरूरी पदार्थों बाहर निकाले भी जा सकते हैं। देखो ये वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल वाष्प की हानि होती है। क्या होता है? जल वाष्प की हानि होती है, इसीलिए इसको आवश्यक बुराई भी कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन जल को क्या करता है? ऊपर खींचने में मदद करता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा जल जो होता है ऊपर खींचा जाता है, जड़ के द्वारा जल ऊपर पहुंच जाता है। यही क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। लेकिन ये एक आवश्यक बुराई होती है, आवश्यक भी है और बुराई भी है, क्योंकि आवश्यक रहेगा जल को खींचने के लिए, बुराई क्या है? जल का की हानि होती है, इसलिए इसे आवश्यक बुराई कहा जाता है। खाद स्थानांतरण किसके द्वारा? फ्लोएम द्वारा। जल का स्थानांतरण किसके द्वारा? जायजन के द्वारा। आगे बात होती है अब रक्त के बारे में। रक्त क्या होता है? रक्त यानी रुधिर यानी ब्लड क्या है? रक्त सबसे पहले जान लो, रक्त है क्या? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। कौन सा ऐसा ऊतक है जो तरल अवस्था में रहता है? तो उस पर बात होगी। अगर ऐसा कुछ कहीं आता है कि उस ऊतक का नाम बताइए जो तरल अवस्था में रहता है, तो रक्त एक ऐसा ऊतक है जो तरल अवस्था में रह सकता है। रक्त के भाग आता है। रक्त के भाग कितने होते हैं? रक्त के दो भाग होते हैं, यानी रुधिर जो है, रुधिर हमारा, उसका दो भाग होता है। पहला भाग है प्यारे बच्चों क्या? प्लाज्मा। पहला भाग क्या है? प्लाज्मा है। और दूसरा भाग क्या है इसका? दूसरा भाग है भैया इसका रुधिराणु। ठीक है। प्लाज्मा यानी जो ब्लड होता है, इसका 55 से 60% भाग किसका बना हुआ होता है? प्लाज्मा का बना हुआ होता है। ब्लड का 55 से 60% भाग प्लाज्मा का बना होता है। दूसरा होता है रुधिराणु। रुधिराणु कितना प्रतिशत बना हुआ होता है? यानी ब्लड, रुधिराणु कितने प्रतिशत मात्रा ब्लड का बनाता है? तो रुधिराणु 40 से 45% मात्रा ब्लड का बनाता है। रुधिराणु 40 से 45% मात्रा ब्लड का बनाता है। अब रुधिराणु होते कितने प्रकार के हैं? रुधिराणु कितने प्रकार के होंगे? सबसे पहला होगा प्रकार इसका आरबीसी, दूसरा प्रकार होगा इसका डब्ल्यूबीसी, और तीसरा प्रकार होता है इसका क्या? रुधिर प्लेटलेट्स। रुधिर प्लेटलेट्स। रुधिर प्लेटलेट्स होता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं सब पर कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और रुधिर प्लेटलेट्स के ऊपर चल रहे हैं चर्चा करने। ये आरबीसी क्या है? आरबीसी का पहले नाम जानिए। इसका नाम है लाल रुधिर कणिका, रेड ब्लड कैप्सूल्स, यानी कि ये इसी के कारण ब्लड का जो रंग होता है वो लाल होता है। खून का अगर वास्तविक रंग देखा जाए तो खून रंगहीन होता है, लेकिन खून का रंग लाल किसके कारण होता है? खून का रंग लाल होता है आरबीसी के कारण। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? आरबीसी का मुख्य कार्य होता है जो फेफड़े में ऑक्सीजन है उसको समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाना। आरबीसी का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगर आज पूछा जाए आरबीसी का कार्य बताइए, तो आरबीसी का कार्य होगा किसका? ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब आरबीसी हो गया। आरबीसी का जीवन काल पूछा जा सकता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। कितने दिन होता है? 120 दिन होता है। अब आरबीसी जब 120 दिन तक जिंदा रह लेती है, जिसके बाद ये मरने कहा जाती है। आरबीसी कहां खत्म होती है? आरबीसी जो होती है प्लीहा और यकृत कोशिकाओं में, एक मैक्रोफेज कोशिका होती है, वहीं पर जाकर के खत्म होती है। किसमें? प्लीहा में। इसीलिए आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये कहानी हो गई आरबीसी की। अब आती है बात डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी जो होती है दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार इसका क्या होता है? पहला प्रकार इसका होता है कणिकामय डब्ल्यूबीसी, कणिकामय डब्ल्यूबीसी। दूसरा प्रकार इसका क्या होता है? कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी, कणिकामय डब्ल्यूबीसी, कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स, श्वेत रुधिर कणिका, कणिकामय डब्ल्यूबीसी तीन प्रकार की होती है। पहली है इओसिनोफिल्स, दूसरी है बेसोफिल्स। पहली कौन सी है? पहली है इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स। दूसरी कौन सी है? दूसरी है आपकी बेसोफिल्स। दूसरी कौन सी है? बेसोफिल्स।
और तीसरी है न्यूट्रोफिल्स। ये तीन श्वेत रुधिराणु कणिकामय श्वेत रुधिराणु होते हैं। कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु में दो प्रकार का आता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट भी तो दो प्रकार का होता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण होता है अस्थिमज्जा में, बोन मेरो में। निर्माण तो अस्थिमज्जा में होता ही है। अगर किसी उसका लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थिमज्जा में हो जाए और उसका परिपक्वन जाकर के कहां पर हो, थाइमस ग्रंथि में हो, तो उसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। कणिका में जो श्वेत रुधिराणु है उसमें जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट है, इनका निर्माण कहाँ होता है? इनका निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। और टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन कहाँ होता है? थाइमस ग्रंथ में, इसीलिए उसका नाम ही रखा गया है टी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट जो है उसका निर्माण बोन मेरो में होता भी है, उसका परिपक्वन बोन मेरो में होता है, इसीलिए उसको बी लिम्फोसाइट नाम दिया गया है। आप लोग इसको, जैसे राम जी है और कृष्ण जी है, राम जी का जन्म भी अयोध्या में हुआ और उनका परिपक्व यानी को बड़े पालन पोषण भी अयोध्या में हुआ, तो जान लीजिए राम जी को से समझिए आप लोग क्या, बी लिम्फोसाइट। उसका निर्माण भी कहाँ हो रहा है? उसका निर्माण भी बोन मेरो में हो रहा है, उसका परिपक्वन भी बोन मेरो में हो रहा है। और टी लिम्फोसाइट को आप किससे समझिए? कृष्ण भगवान से। कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में हुआ। यानी कि ये जो टी लिम्फोसाइट है बन कहाँ रही है? बोन मेरो में। और कृष्ण भगवान का पालन पोषण कहाँ हुआ था? गोकुल में हुआ था। तो वैसे इसका निर्माण कहाँ हो रहा है? अस्थिमज्जा में। अब पालन पोषण कहाँ हो रहा है? पालन पोषण हो रहा है थाइमस ग्रंथि में, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है टी लिम्फोसाइट। उसका नाम रखा गया दूसरे का नाम कणिका लिम्फोसाइट में टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अब तीसरा क्या, अब इसमें बात क्या आती है इसकी? रुधिराणु में प्लेटलेट्स की, रुधिर प्लेटलेट्स की। रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? रुधिर प्लेटलेट्स। ये कहानी हो गई रुधिर के भाग के, किस किन भागों से रुधिर मिलकर के बना हुआ होता है। अब रुधिर के कार्य हम लोग देखते हैं। रुधिर का कार्य क्या होता है? रुधिर का कार्य होता है, सबसे पहला कार्य होता है O2 का परिवहन करना। दूसरा कार्य क्या होता है? CO2 का निष्कासन करना। तीसरा कार्य क्या होता है? भोजन और हार्मोन्स का परिवहन करना। जो भोजन का स्वांगीकरण हुआ वो भोजन ब्लड में जाएगा, उसका भी परिवहन होगा। हर कोशिका तक कौन लेके जाएगा? ब्लड लेके जाएगा। यूरिया हर कोशिका में बनी हुई है, उसको किडनी तक कौन लेके आएगा? ब्लड लेके आएगा। रोगों से बचाव, हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, WBC को भक्षाणु कोशिका भी कहा जाता है। बाहर से आने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम कौन करता है? WBC। ये समझ लीजिए प्रहरी कोशिकाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई अटैक कर रहा बाहर से, कोई आतंकवादी बाहर से आ रहा है, छोटे जीवों को समझिए आतंकवादी, विषाणु, जीवाणु, इनको सबको आतंकवादी समझिए। कोई आतंकवादी अगर बाहर से आता है तो हमारे जो सेना वाले होते हैं उनको क्या कर देते हैं? मार के खत्म कर देते हैं। वैसे अगर हमारे शरीर पर कोई सूक्ष्म जीव अटैक करता है तो WBC क्या करती है? उनको चुन चुन के खा करके खत्म कर देती है। ये WBC का कार्य होता है। आगे बात आती है मानव हृदय की और परिसंचरण तंत्र की संरचना क्या है, यानी परिसंचरण तंत्र का मुख्य भाग क्या है? हृदय है। हृदय की संरचना को समझना है हमको, इसका कार्य क्या होता है। तो हृदय को हम लोग एक सामान्य भाषा में समझते हैं। पहले हृदय की संरचना जानिए, एक मुट्ठी के आकार का होता है। अब हमारे यहाँ क्वेश्चन उठता है, हमारे हृदय में, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष, कितने चैम्बर पाए जाते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष यानी 4 चैम्बर होता है। पहला क्या होता है? दायां अलिंद। दूसरा क्या होता है? दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय। ये 4 कक्ष होते हैं मनुष्य के हृदय के। मनुष्य के हृदय के कितने कक्ष हो गए? 4 कक्ष हो गए। अब एक क्वेश्चन और यहाँ उठता है कि हृदय के किस भाग में शुद्ध रुधिर होता है और हृदय के किस भाग में अशुद्ध रुधिर होता है? तो हृदय के दाहिने तरफ यानी कि दाई साइड में अशुद्ध रुधिर होता है और हृदय के बाई साइड में शुद्ध रुधिर होता है। हृदय के बाई साइड में शुद्ध रुधिर होता है। आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों के यहाँ जो पूजा पाठ होता है, धार्मिक कार्य होते हैं, हमारे इस धर्म में, हमारे संसार में सबसे अगर शुद्ध चीज कोई माना जाता है तो माँ को माना जाता है, स्त्री को माना जाता है। अगर कोई शुद्ध है
इस संसार में सबसे शुद्ध है तो स्त्री को माना जाता है। और धार्मिक कार्यों में अगर हम लोग देखते हैं तो स्त्रियां क्या होती हैं, सदैव पुरुष के बाईं साइड होती हैं। क्यों ऐसा होता है, इसका लॉजिक जान लीजिए। स्त्री को सबसे शुद्ध माना गया है, इस संसार में माँ सबसे शुद्ध होती है, स्त्रियां सबसे शुद्ध होती हैं, तो हमेशा कहाँ रहती है, शुद्ध साइड में, यानी कि हमारा जो बाया हृदय है, हृदय का बाया भाग है वो सदैव शुद्ध होता है, इसमें शुद्ध रुधिर होता है। इसीलिए स्त्रियां हमेशा शुद्ध व तरफ रहती है, बाई साइड में रहती है, किसके, पुरुषों के। कहां पर, सभी शुद्ध यानी कि सभी धार्मिक कार्यों में। इसको याद रखे रहिएगा, इससे दिमाग में हमेशा बैठा रहेगा कि हमारे बाई साइड में क्या होता है, शुद्ध रुधिर, और हमारे दाई साइड में क्या होता है, अशुद्ध रुधिर। अब हम लोग इसको समझ सकते हैं कैसे। मान लीजिए आपके रुधिर, आपके शरीर की कोशिकाएं हैं, ये आपका क्या है, हृदय है। हृदय के कितने कक्ष हो गए, 4 कक्ष हो गए, दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय। अलिंद ऊपर होता है, निलय नीचे होता है। ये हमारा मान लीजिए फेफड़ा है। अब क्या होगा, यहाँ पर हम लोग रक्त वाहिनियों को भी समझेंगे, धमनी को समझेंगे, पल्मोनरी धमनी को समझेंगे, सिरा को समझेंगे, पल्मोनरी सिरा को समझेंगे। किस धमनी में शुद्ध रुधिर होता है, किस सिरा में शुद्ध रुधिर होता है, किस सिरा में अशुद्ध रुधिर होता है, किस धमनी में अशुद्ध रुधिर होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल देख करके कैसे बना हुआ संरचना, छोटी संरचना से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, हमारे शरीर में कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब ब्लड क्या कर लिया, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर लिया। जैसे ही ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, हमारा ब्लड हो जाएगा अशुद्ध। अब ये ब्लड क्या करेगा, आएगा कहां पर, दाएं अलिंद में। अब अलिंद का काम यहां समझिएगा, अलिंद का काम क्या होता है, अलिंद का काम होता है क्या, ब्लड को इकट्ठा करना। अब यहां पूछा जा सकता है कि ब्लड को इकट्ठा करने का काम कौन करता है, तो अलिंद ही ब्लड को इकट्ठा करने का काम करता है। यहां पर देखिए, अब ये अलिंद से ब्लड कहां जाएगा, यहाँ अलिंद निलयी कपाट होता है, यहाँ अलिंद निलयी कपाट से होते हुए ब्लड जाता है निलय में। अब निलय क्या करेगा, कह रहा बेटा तुम तो अशुद्ध हो, काहे अशुद्ध हो, तो क्यों तुम्हारे अंदर क्या है, CO2 है। अब तुम जाओ नहा धो करके शुद्ध होकर के आओ। अब ये ब्लड शुद्ध कब होगा, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा। अब ये निलय कहाँ भेजता है इसको, फेफड़े के पास भेजता है। किसको भेजता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को भेजता है। अब ये रुधिर जाता है फेफड़े के पास, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। अब क्या करेगा, अब ब्लड फिर क्या करेगा, जो बाहर से O2 आई हुई है, ब्लड उस O2 को कैरी कर लेगा और ले करके आएगा कहां पर, दाएं अलिंद में। अब दाएं अलिंद में आ गया, अब दाएं अलिंद के बाद कहां जाएगा, दाएं निलय में। फिर ये इसको भेज देगा, जाओ तुमको कोशिकाओं की जरूरत है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कोशिकाएं तुम्हारे बिना मर रही है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जल्दी से भगो वहां पर। तो O2 युक्त रुधिर कहां पहुंच गया, वहां पर कोशिकाओं में पहुंच गया। अब इस जो संरचना होती है, जो ये जो ऑक्सीजन है, ये जो धमनियां होती हैं, ये ऑक्सीजन को लेकर कहां जाके छोड़ देती हैं, कोशिकाओं में छोड़ देती हैं। यानी कि जो शुद्ध रुधिर होता है वो किसमें होता है, धमनी में होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, किस उसमें रक्त वाहिनी में शुद्ध रुधिर बहता है, किस रक्त वाहिनी में शुद्ध रुधिर होता है, तो हमारी धमनी में कैसा रुधिर होता है, शुद्ध रुधिर होता है। अब वहां यहाँ पर देखिएगा, ये सिराएं हैं, सिराएं क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को लेकर के आ रही है। तो किस रुधिर वाहिनी में अशुद्ध रुधिर होता है, तो अशुद्ध रुधिर होता है कहां पर, सिराओं में। अशुद्ध रुधिर क्या कहां पर होता है, सिराओं में। और एक चीज याद रखे रहेगा, सिराओं का काम होता है क्या, ब्लड को हृदय के तरफ ले आना, और धमनियों का काम क्या होता है, ब्लड को हृदय से परे यानी दूर ले जाना। अब देख लीजिए आप लोग, ये जो रुधिर वाहिनी है, सिरा है, ये ब्लड को क्या कर रही है, हृदय की तरफ लेकर के आ रही है। एक सिरा ये भी है, ये भी ब्लड को हृदय की तरफ लेकर के आ रही है। इस सिरा को हम लोग पल्मोनरी सिरा कहते हैं। कौन सा सिरा कहेंगे, पल्मोनरी सिरा कहेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ब्लड को कौन लेके आ रहा है, हृदय की तरफ, ब्लड को हृदय की तरफ लेके आ रही है सिरा, यानी सिराओं का काम होता है ब्लड को हृदय की तरफ ले आना। अब ब्लड को हृदय से दूर कौन लेके जा रहा है, ब्लड को हृदय से दूर ले जा रहा है कौन, ध्यान दीजिएगा, ये जो धमनियां है, ये ब्लड को हृदय से दूर लेके जाती हैं, ब्लड को हृदय से दूर ले जा रही है। इस धमनी का नाम हो जाता है पल्मोनरी धमनी।
कौन सी धमनी? पल्मोनरी धमनी। तो पूछा जाता है किस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है? तो पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। किस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है? पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में कैसा रक्त बहता है? धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। शिराओं में कैसा रक्त बहता है? शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। हृदय की तरफ लाने वाली रुधिर को लाने वाली रुधिर वाहिनियां कहलाती है। हृदय की तरफ रुधिर को लाने वाली रुधिर वाहिनियां शिरा कहलाती है। हृदय से परे रुधिर को ले जाने वाली रुधिर वाहिनियां कहलाती है, वो कहलाती है धमनी। हृदय से जो दूर लेके जाती है। अब यहाँ आपको अच्छे समझ में आ गया कि कौन सी रुधिर वाहिनी कहाँ ब्लड को लेकर के जाती है, उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है, और हृदय का जो 4 चैम्बर है उस कितने चैम्बर में शुद्ध रुधिर रहता है और किस चैम्बर में अशुद्ध रुधिर रहता है। हृदय का कौन सा भाग शुद्ध रुधिर को रखता है, हृदय का कौन सा भाग अशुद्ध रुधिर को रखता है। हृदय में रक्त को स्टोर करने का काम यानी इकट्ठा करने का काम किसका होता है? अलिंद का होता है। हृदय से रक्त को भेजने का काम, पंप करने का काम किसका होता है? शिरा का होता है। तो सॉरी निलय का होता है। किसका? निलय का होगा। अब निलय क्या काम करता है? निलय ही धमनियों में हृदय को भेजता है। इसीलिए धमनियां जो होती है मोटी होती है, शिराएं पतली होती हैं। पूछा जाए कि धमनियों की दीवार मोटी क्यों होती है? क्योंकि जो निलय होता है वो रक्त को धमनियों में पंप करता है, और जब धमनियों में पंप करेगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। उस प्रेशर को झेलने के लिए हमारी धमनियों की दीवारें क्या होती हैं? मोटी होती है। ये हमारे हृदय की संरचना हो गई, हृदय का भाग हो गया। अब आप 4 भाग देखें इसके। बायां निलय, दायां निलय, दायां आलिंद। हृदय के किस भाग में शुद्ध रुधिर रहता है, हृदय के किस भाग में अशुद्ध रुधिर रहता है। धमनियों का काम क्या होता है, शिराओं का काम क्या होता है। इस हृदय से आप लोग, इस हृदय की संरचना से आप लोग समझ गए हैं। आगे आता है लसिका तंत्र। लसिका तंत्र, लसिका रक्त का छना हुआ भाग क्या कहलाता है? लसिका कहलाता है। रक्त का छना हुआ भाग लसिका कहलाता है। रक्त को ले जाने के लिए तो रुधिर वाहिनियां होती हैं, लेकिन लसिका को कौन लेके जाता है? जैसे आप लोग देखिए 6 लेन होता है। 6 लेन के बगल में ही आप लोग कभी चलिए तो देखिए सर्विस लेन होता है। 6 लेन के बगल क्या होता है? सर्विस लेन होता है। 6 लेन पे मान लीजिए बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियां जा रही है, लोकल इंसान कहाँ चलता है? भाई आपको अगर लंबी दूरी तय करना है तो आप किस पर से दौड़ेंगे, किधर से जाएंगे? 6 लेन से जाएंगे। अगर लेकिन आपको कम ही दूरी पे जाना है तो किधर से जाएंगे? सर्विस लेन से आप गुजरेंगे। सर्विस लेन से आपको जाना है। तो जो आपका रक्त होता है वो कहां से चलता है? वो 6 लेन से चलता है, रुधिर वाहिनी से चलता है। लेकिन जो आपकी लसिका होती है, लसिका कहां चलती है? लसिका चलती है सर्विस लेन से। इसीलिए ये जो होती है रुधिर वाहिनी से अलग होती है। हम सीधे कह सकते हैं रक्त का छना हुआ भाग लसिका कहलाता है। अब यहाँ पर जगह जगह पर लसिका गांठें होती हैं, यानी कि हम लोग कैसे क्या कह सकते हैं लसिका तंत्र के बारे में? लसिका तंत्र क्या है? लसिका को परिवहन करने वाला तंत्र क्या कहलाता है? लसिका तंत्र कहलाता है। अब इसमें लसिका तंत्र के साथ हम लोग लिम्फोसाइट का अध्ययन किए। लिम्फोसाइट, लिम्फ मतलब लसिका, लिम्फोसाइट लसिका का कार्य क्या होता है? लसिका का कार्य होता है संक्रमण और रोगों से लड़ने में सहायता करना। लसिका का दूसरा प्रश्न, हमारा शरीर रोगों से कैसे सुरक्षा कर सकता है? उसके लिए कौन जो भाग होगा, शरीर का कौन सा ऐसा चीज होगा, अंग होगा जो सुरक्षा प्रदान करेगा? उसको हम लोग कहते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का मुख्य कार्य क्या होता है? संक्रमण और रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करना। लसिका जो है ये पहला तो प्रसंचरण तंत्र कौन सा है? पहला है रुधिर प्रसंचरण तंत्र। अब लसिका जो है ये द्वितीय प्रसंचरण तंत्र है, यानी लसिका का परिवहन जो होता है ये द्वितीय प्रसंचरण तंत्र कहलाता है। और रुधिर का परिवहन जो होता है वो क्या कहलाता है? प्रथम प्रसंचरण तंत्र कहलाता है। इसीलिए देखो आपको समझाए ना, ये 6 लेन है और ये क्या है? आपके बगल की सर्विस लेन है। यानी 6 लेन वाला क्या हो गया? प्रथम प्रसंचरण तंत्र हो जाएगा। ये सर्विस लेन वाला क्या हो जाएगा? द्वितीय प्रसंचरण तंत्र हो जाएगा। इसको आप यहां से समझ के रखिएगा। अब आता है उत्सर्जन क्या है और पादप उत्सर्जन कैसे करते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं?
उत्सर्जन मतलब किसी चीज को निकालना। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बाहर निकाल देना। अब कौन सा चीज बाहर निकाला जाएगा? आप बाजार गए हो, बाजार से बिस्किट का पैकेट लेकर आते हो तो उसको बाहर फेंक देते हो? नहीं, वो आपके लिए लाभदायक है, उसको आप खरीद के ले आए। लेकिन वो बिस्किट को खा लेते हो तो उसका जो कबाड़ कूड़ा बचता है उसको क्या करते हैं? स्टोर करके रख लेते हो? नहीं, उसको बाहर फेंका जाएगा, कूड़े के रूप में बाहर निकल जाएगा, यानी वो अपशिष्ट पदार्थ हो गया। तो वैसे हमारे भी शरीर में हम भोजन करते हैं तो भोजन के पाचन के पश्चात उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। यानी कि शरीर में बने हुए अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। वो अपशिष्ट पदार्थ कहां पर बन सकते हैं? मनुष्य के अंदर, जीव के अंदर, पादप के अंदर भी बन सकते हैं। हमको यहाँ क्या जानना है कि हमारे पादप कैसे उत्सर्जन करते हैं, पादप के अंदर कौन सा उत्सर्जित पदार्थ बनता है जिनको बाहर निकालते हैं। जैसे हमारे अंदर क्या हो गया था, हमारे अंदर पढ़े थे कि वो होता है यूरिन होता है, आगे आएगा भी। मनुष्य का, मानव का प्रसंचरण तंत्र, सॉरी मानव का उत्सर्जन तंत्र, मानव के उत्सर्जन तंत्र में हम वृक्क की कहानी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पादप उत्सर्जन तंत्र होता है। पादप में क्या अपशिष्ट पदार्थ बनता है? पादप तो भाई O2 लेते हैं और CO2 लेते हैं और O2 को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। पादप क्या करते हैं? CO2 को लेते हैं और O2 को बाहर निकालते हैं। यानी कि जो हमारे शरीर का, यानी पादप के शरीर का अपशिष्ट पदार्थ होता है वो उसको बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। और उत्सर्जन में क्या क्या होता है? जैसे मान लीजिए गोंद क्या है? उत्सर्जित पदार्थ होता है। जो सूखी पत्तियां हो गई ये भी क्या हो जाएगी? उत्सर्जित पदार्थ है। हम इतना याद रखते हैं कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की, चाहे पादप का शरीर होगा चाहे जंतु का शरीर होगा, बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। अब आता है मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र में मानव का मुख्य उत्सर्जित तंत्र क्या अंग क्या होता है? मानव का मुख्य उत्सर्जित अंग होता है वृक्क, जिसको बोलते हैं किडनी। हमारे शरीर में कितने वृक्क पाए जाते हैं? 2 किडनियां पाई जाती हैं, लेफ्ट और राइट। दोनों किडनियों का काम क्या होता है? ब्लड से यूरिन को अलग करना। ब्लड से यूरिन को अलग करना, यूरिन ब्लड में बना हुआ है उसको अलग कर लेना। उसमें ओमेन संपुट पाया जाता है, कोशिका कुछ पाए जाते हैं। कोशिका कुछ ओमेन संपुट क्या कहलाते हैं? इनकी इकाई जो होती है वो क्या कहलाती है? वृक्काणु कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है। यानी उत्सर्जन की इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। ब्लड आएगा, किसके पास आएगा? किडनी के पास आएगा। किडनी के पास आकर के जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो किडनी में छोड़ करके ब्लड फिर वापस निकल जाएगा और ये अपशिष्ट पदार्थ यूरिन के रूप में होते हुए कहाँ पहुंचता है? मूत्रवाहिनियों में। मूत्रवाहिनी में से कहाँ पहुंच जाएगा? मूत्राशय में। और मूत्राशय में इकट्ठा होता रहता है। जब ये मूत्राशय भर जाता है तो यूरिन के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जित अंग। तो मनुष्य का मुख्य उत्सर्जित अंग होता है वृक्क। मनुष्य, अब आपको वृक्क की संरचना बनाना होगा तो आप लोग इस वृक्क की संरचना बना सकते हैं। आगे बात क्या आती है? आगे आता है वृक्क कैसे क्रिया करता है, यानी अपोहन क्या होता है। हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं अपोहन पर। अपोहन की इंग्लिश होती है डायलिसिस। क्या किसी की किडनी खराब हो जाती है तो उसको यूरिन नहीं आती है? यूरिन तो आती है, लेकिन तब फिर शरीर में क्या घटना घटती है? वो बीमार काहे पड़ जाता है? किडनी खराब होने पे आदमी मर काहे जाता है? तो जब किडनी खराब होती है ना, तो जो ब्लड में अपशिष्ट पदार्थ है वो अपशिष्ट पदार्थ किडनी के द्वारा छाने नहीं जा सकते हैं, यानी वो अपशिष्ट पदार्थ ब्लड से अलग नहीं किए जा सकते हैं। इससे जब हमारी किडनी खराब होगी तब उस क्रिया के लिए ब्लड में बने हुए अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या कराते हैं? अपोहन कराते हैं, डायलिसिस कराते हैं। जब किसी की किडनी खराब होती है ना तो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन लोग ले जाकर के उनकी डायलिसिस कराते हैं। ब्लड को कहाँ भेज दिया जाता है? हमारे ब्लड को किसी एक मशीनरी में भेज दिया जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कृत्रिम वृक्क। कृत्रिम वृक्क, आर्टिफिशियल किडनी में भेजा जाता है ब्लड को, और ब्लड में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। फिर शुद्ध रक्त को क्या करते हैं? वापस लाकर शरीर में भेज दिया जाता है। ये क्रिया हफ्ते में 2-3 बार कराई जाती है। यही क्रिया क्या कहलाती है? अपोहन। यानी अशुद्ध रक्त को कृत्रिम वृक्क के द्वारा शुद्ध करने की क्रिया क्या कहलाती है?
अपोहन कहलाती है। उसमें क्या होता है, क्यों अपोहन करना जरूरी होता है? हमारे शरीर में सोडियम आयन और पोटेशियम आयन, यूरिया, इनका सबका जमाव होने लगता है, यानी किडनी इनको छान करके अलग नहीं कर पाती है। जब किडनी छान करके इनको अलग नहीं कर पाएगी तो ये हमारे ब्लड में मिलते रहेंगे, और जब ब्लड में मिलते रहेंगे तो हमारे शरीर में विकृतियां पैदा करते रहेंगे। इसी के कारण इस ब्लड को शुद्ध करने के लिए क्या किया जाता है? कृत्रिम वृक्क के द्वारा अपोहन की क्रिया कराई जाती है, जिससे ये सब अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और हमारा ब्लड फिर शुद्ध हो जाता है। अब आपका जो क्वेश्चन रहेगा, जो जो पढ़े आप लोग, आपने मानव पाचन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन सीखा, मानव हृदय की संरचना का कार्य का वर्णन किया, मानव में उत्सर्जन तंत्र की संरचना एवं कार्यविधि को समझा। ठीक है, हृदय को दाया तथा बाएं भागों में बंटवारा होने से वाले लाभ को बताइए, इसको बताया गया। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को भी बताया गया। जो चीजें आपके समझ में नहीं आती है आप कमेंट करके बताते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिजनरी।